हेलो, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी अर्थ पर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो सन ही है। ठीक, मतलब 99% जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करते हैं, उसका सोर्स सन ही है। अब इसमें क्या है कि सन से क्या आता है, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को। अब क्या है कि हमारी अर्थ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करती है, ठीक है, उसको फिर वो वापस जो है रेडिएशन के फॉर्म में ही भेज देती है। ठीक है, फिर से एटमॉस्फेयर से बाहर भेज देती है, या यूं कहें कि अंतरिक्ष में या स्पेस में वापस भेज देती है। इस वजह से मतलब एनर्जी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर रह नहीं पाती है बराबर अर्थ में, बराबर अर्थ में एनर्जी स्टोर नहीं रह पाती है। इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है जितनी आती है उतनी ही वापस जाती है। ठीक है, तो इसको जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो हीट बैलेंस में पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी आती है और कैसे स्टोर होती है और फिर कैसे वापस की तरफ चली जाती है। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक आएगा इसी चैप्टर का वो आएगा टेम्परेचर। ठीक, तो टेम्परेचर में क्या देखेंगे कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है। ठीक है, और कुछ एक अमाउंट अलग अलग पार्ट के द्वारा रिसीव होता है और कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो डायरेक्ट वापस एल्बेडो के फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो जो एल्बेडो के फॉर्म में चला गया वो तो अलग है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ हीट वापस जा रहा होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो उसी के वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बनना शुरू होता है। मतलब अर्थ पर कंटिन्यूअस टेम्परेचर का क्रिएशन होना शुरू होता है, अर्थ गर्म होती है। ठीक है, एक बार एक एग्ज़ाम में मेरे ख्याल से यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि टेम्परेचर कब से बनना प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि जो मेन रीज़न इंसोलेशन नहीं है, जो मेन रीज़न है अर्थ पर टेम्परेचर क्रिएशन का, वो मेन रीज़न है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, अर्थात जो अर्थ से वापस की तरफ हीट जा रही होती है वो है। ठीक, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो सन है उससे एनर्जी में क्या क्या, जो सोलर रेडिएशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, और अर्थ उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर रिसीव करती है। और दूसरा हम जो टॉपिक ये देखेंगे कि अर्थ के किस पार्ट पर कितना एनर्जी का स्टोरेज होता है या कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है। जैसे आपके बुक में दिया होगा कि जो हमारी अर्थ है इस पर जो एवरेज एनर्जी रिसीव होती है वो होती है 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के एरिया में 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर एनर्जी जो है रिसीव होती है। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया। लेकिन क्या है, क्या ये अमाउंट ऑफ एनर्जी 1.94 पर सेंटीमीटर पर मिनट बराबर रिसीव होती है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होगा, हम देखेंगे वैसे कि हमारा जो सन है ऐसे तो अर्थ पर बराबर एक जगह पर नहीं चमक रहा होता, क्योंकि अर्थ जो है सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही होती है। ठीक, तो चक्कर लगाने में क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जब अर्थ सन के बिल्कुल पास होती है। वो समय होता है 4 जनवरी का, जिसको हम पेरीहिलियन पोजीशन कहते हैं। और आप सभी जानते हैं
कि 23 सितंबर से लेकर के और 23 मार्च के बीच जो सन होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होता है। ठीक है, तो जब साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होगा तो 4 जनवरी के दिन जब सन सबसे ज़्यादा पास होता है अर्थ के, ठीक है, तो उस टाइम पर यहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा रिसीव होगी। उल्टा लग रहा होगा, कैसे? क्योंकि गर्मी का दिन तो हमारे यहाँ जून में आता है और आप कह रहे हैं कि सन जो है अर्थ के पास सबसे ज़्यादा क्लोज जो होता है जनवरी में होता है। तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि जनवरी में अर्थ कहाँ पे होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सन का इंसोलेशन है वो वर्टिकल ना पड़ करके और ऐसे स्लाइटली पड़ रहा होता है, तो इस वजह से अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिसीव होती है। तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में 2.01 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर एनर्जी प्राप्त होती रहती है। और ऐसे ही एक समय आता है 4 जुलाई को जब पोजीशन होती है एफिलियन की। एफिलियन का मतलब होता है कि सन और अर्थ के बीच में दूरी सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है जुलाई का महीना। और उस टाइम पर जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही होती है वो मिल रही होती है 1.89 पर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, इसको हम टॉपिक के अगले जो है कि पार्ट में देखेंगे। तो क्या क्या आता है सन से? तो आप देख रहे होंगे कि सन से जो आने वाली एनर्जी है उसमें सबसे जो पहले आप देख रहे होंगे एक्स एंड गामा रेज हैं। इन सबको जो है इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रखा गया है और कौन कहाँ तक आती है इसके अकॉर्डिंग रखा गया है। तो एक्स एंड सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप जानते होंगे कि सन में एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सन में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जब हीलियम में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन से हीलियम बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एक बंडल के रूप में निकलती है और वो आती है सन के क्रोमोस्फियर में। तो सन के क्रोमोस्फियर में जो एनर्जी बंडल आता है उसको कहते हैं फोटान। एनर्जी का बंडल या यूं कहें कि एनर्जी का झोला, ऊर्जा का बंडल, जिसमें अलग अलग तरीके की एनर्जी है। और वो एनर्जी का जो बंडल होता है यानी कि फोटान वो खुलता है। ठीक, तो जब वो फोटान खुलता है ना तब उसमें से एक्स एंड गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, यूवी रेज निकलती हैं। यूवी में 3 तरह की होती हैं, ए बी सी। इसको डिटेल में हम देखेंगे जब ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे। और इसके बाद विजिबल रेंज रेज होती हैं, विबग्योर। ठीक, और इसके बाद इंफ्रा रेड रेज होती हैं, हीट रेज की बात आती है, फिर इसके बाद रेडियो रेज की बात आती है। ठीक है, तो एक्स एंड गामा रेज आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ रहे थे तो एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा कि आयोनोस्फीयर था। तो आयोनोस्फीयर में क्या हो रहा था कि वहीं से एक्स और गामा रेज वापस चली जा रही थी क्योंकि वहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा था, वो था आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्योंकि इनकी वेव लेंथ बहुत कम है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत पहले ही वापस चली गई। ठीक भाई, जो बहुत तेज़ दौड़ेगा ना वो बहुत देर तक नहीं दौड़ पाएगा, बहुत लंबी दूरी को नहीं दौड़ पाएगा, वो थोड़ी सी दूरी में जाके थक जाएगा। इसीलिए जो दौड़ना है ना वो धीरे धीरे दौड़ना है, एक ही बार अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं देना है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पहले दिन से 16 घंटे पढ़ने लग गए तो नहीं होगा। आपको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे से बढ़ाते जाना है और जब लास्ट में नज़दीक आ गया तो अपनी स्पीड को पीक पे लेके चले जाइए। ठीक, तो वैसे यहाँ पे तो यूवी रेज पहले ही चली गई क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा थी। फिर सॉरी, एक्स एंड गामा रेज, ये जो यूवी रेज है ना इनको आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में
ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर में आता है। स्ट्रेटोस्फियर का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी पार्ट में O3 या ओजोन की लेयर है। तो वो जो ओजोन की लेयर है ना, वो इन यूवी रेज को अंदर नहीं आने देती है। अर्थ के मतलब एटमॉस्फेयर में तो एंटर हो ही जाता है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर अर्थ का एटमॉस्फेयर ही है, लेकिन ट्रोपोस्फियर में नहीं आ पाती हैं यूवी रेज। तो यूवी रेज में भी यूवी बी जो होती है वो मोस्ट डेंजरस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं विजिबल रेंज रेज की। ये इंपॉर्टेंट है और इनका नाम है विब ग्योर। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जब ये सन से निकल कर के आ रही होती हैं, ठीक है, तो अर्थ पर ढेर सारे प्लांट हैं और उन प्लांट्स की कैनोपाई हैं। तो वो क्या करते हैं, जब भोजन बना रहे होते हैं तो वैसे में इनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। और आप जानते हैं कि नेचुरल कलर्स कैसे मिलते हैं, इन्हीं विब ग्योर से मिलते हैं। इसके बाद इनमें सबका अलग अलग है, क्योंकि ये भी और जो है कहें तो सबका जो कह सकते हैं वेवलेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। आप जानते होंगे कि ये जो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर की ना स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्कैटरिंग का मतलब है इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे ज़्यादा होता है, तो क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं छोटे और बड़े बड़े, तो जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं ना, आप जानते हैं कि आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ हैं, ठीक। क्योंकि हल्के हैं ना, तो हल्की चीज़ें ज़्यादा ऊपर होती हैं, ठीक है। यानी कि आप जितने हल्के बनेंगे ना उतने ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जितने भारी बनेंगे, अपने आप को भारी शो करेंगे, उतनी आपकी अवनति होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट आप पे ज़्यादा पड़ेगा। खैर, तो ये हल्के जो कण होते हैं वो ज़्यादा ऊपर होते हैं। तो इसमें जब ब्लू कलर पड़ता है ना, तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, यानी कि एक्सपैंड कर जाता है। और आप जानते होंगे कि जो हमारा आसमान है, स्काई है, वो ब्लू क्यों दिखता है, तो इसी ब्लू कलर की स्कैटरिंग के कारण, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इस कारण से, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और फिर इसके बाद रेड है। आप देखते होंगे कि शाम के टाइम पर जो हमारा सन है, वो सन क्या है, सन हमारा रेड दिख रहा होता है, या फिर हाँ मतलब रेड रेड जैसा दिख रहा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है ना, उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इंटेंसिटी बहुत वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा वेवलेंथ होता है, ठीक है, और इंटेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस वजह से वो बहुत दूर से दिखता है, जो ब्लू कलर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजिबल होता है कह सकते हैं। इस वजह से लास्ट तक रेड कलर दिख रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल होता है, तो इसकी लास्ट में स्कैटरिंग हो रही होती है। तो इस कारण से जो हमारा सन है हमको ब्लू कलर का दिखता है शाम के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद ये हैं आपके इंफ्रा रेड रेज। इंफ्रा रेड रेज की अगर हम बात करें तो इसको आपको आँखों से नहीं देखा जा सकता। ध्यान रखना है कि ना इनको हम अपनी आँखों से, नंगी आँखों से देख सकते हैं, और ना इनको हम देख सकते हैं। इनको देखने के लिए दैवी शक्ति चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में, शायद मेरे ख्याल से हाँ महाभारत में थे वो संजय, संजय को घर से ही पूरी महाभारत दिखती थी, उनको अलग से किसी टीवी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो वो भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे उनके पास रेडियो, हाँ इंफ्रारेड रेज रही होंगी और रेडियो रेज रही होंगी। खैर, तो इंफ्रारेड रेज से एक और फ़ायदा होता है क्या, कि क्योंकि ये अर्थ के अंदर तक चली जाती हैं, ठीक है। तो जब ये अर्थ के अंदर तक चली जाती हैं तो क्या होता है कि अर्थ के अंदर इनके चले जाने से, आप जानते हैं कि अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम है, कोल है, ठीक है। तो इनका पता लगाने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। सैटेलाइट जो लगती है ना, पोलर सैटेलाइट्स आप जानते हैं कि ऐसी सैटेलाइट्स जो पोल से पोल ऐसे घूम रही होती हैं, उनको पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। और एक होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो ऐसे घूम रही होती हैं, यानी कि वो एक निश्चित हाइट पे होती हैं और इसके जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर के थ्रू मतलब घूम रही होती हैं ऐसे,
और ऊपर होती हैं, और एक होती है जियोसिंक्रोनस, वो ऐसे घूम रही होती हैं। तो पोल से पोल जो घूमने वाली पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं, जो रिसोर्स सेट वगैरह बोलते हैं, रिसोर्स सेट सैटेलाइट है, कार्टोसेट है, जो मैपिंग वगैरह काम में आती है। तो जो रिसोर्स सेट सैटेलाइट होती है ना, रिसोर्स सेट सैटेलाइट्स में एक सिंथेटिक एपर्चर रडार लगाया जाता है, और उस सिंथेटिक एपर्चर रडार में यही इंफ्रारेड रेज को लगाया जाता है, जिससे कि वो अंदर तक जा करके रिसोर्सेज का पता लगा लेते हैं। आप सोचिए कि मतलब अंदर अर्थ के रिसोर्स हैं और सैटेलाइट से उनका पता लगाया जा रहा है। इसके बाद आप जानते हैं हीट रेज क्या करती हैं, जो आपका टेम्परेचर है बन रहा है और जो गर्मी है अर्थ पे वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द हीट रेज। इसके बाद है आपका रेडियो रेज। ठीक है, रेडियो रेज क्या है, बहुत स्लो होती हैं, और ये भी बहुत धीरे, इनका भी आप जानते हैं बहुत धीरे होंगी, और इनका जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इनकी जैसे हीट रेज की अगर हम बात करें तो 3.0 से लेकर के और 3000 माइक्रोन के बीच में इनकी वेवलेंथ होती है। ठीक, और इंफ्रारेड रेज की अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो 0.7 से लेकर के और 3.0 माइक्रोन तक इनकी वेवलेंथ होती है। इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ होती है, कितनी होती है, 0.7 से लेकर के और 3.0 माइक्रोन तक। आप सबका जो है वेवलेंथ चाहें तो देख सकते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये किस में आ जाएंगे, इंसोलेशन में आ जाएंगे। ठीक है, सोलर स्पेक्ट्रम के जो पार्ट हैं उसमें ये आ जाएंगे इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो आ रहा है। अब जब ये अर्थ में जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा अर्थ के, तो ध्यान रखना है कि ये तो गए वापस चले गए, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंटर जो कर रही हैं ये कर रही हैं। ठीक, तो ये भी जब एंटर होंगी ट्रोपोस्फियर में आएंगी, तो अर्थ पे क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आइस कैप्स हैं। ठीक, आइस कैप्स कहते हैं ना बाबा ना, हम आपको रिसीव नहीं करेंगे। ठीक, तो आइस कैप जो है यहीं से इनको फिर से वापस भेज देते हैं। ठीक है, अर्थ पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं, मरुस्थल या डेजर्ट्स हैं। जैसे आपको मैं बात करूं तो यहाँ अटाकामा का डेजर्ट है। ठीक, यहाँ पर साउथ अमेरिका में। इसके बाद ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। इसके बाद जो है ये थार डेजर्ट है, और यहाँ सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में। तो ये जो सारे डेजर्ट्स हैं, अनातोलिया का डेजर्ट, अटाकामा का डेजर्ट, तो ये सारे जो बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं ना, इनको रेडिएशन विंडो कहते हैं, अर्थ का रेडिएशन विंडो, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा होता है इंसोलेशन बहुत तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है वापस। तो जितना अमाउंट ऑफ इंसोलेशन आया और बिना अर्थ में रिसीव हुए वापस चला गया, उसको कहते हैं एल्बेडो। वैसे एल्बेडो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए कि आपको डेली मैं 5-5 बिस्किट खाने के लिए देता हूँ, और आप उसमें से 4-4 खा के एक एक वापस छोड़ दिया करते हैं, तो 5 दिन बाद 5 बिस्किट इकट्ठे हो गए जो आपने छोड़ दिए। तो जो 5 छोड़ दिया आपने ना बिना खाए उसी तरीके से, वो क्या हो गया, एल्बेडो हो गया, आपका एल्बेडो हो गया। वैसे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है वैसे ही वो आइस कैप से, ठीक है, और जो बड़े डेजर्ट्स हैं उनसे बहुत तेज़ी से वापस चला जाता है। ठीक, और मैं बात करूँ, हाँ ठीक है, इनसे ही मान लीजिए वापस चला जाता है, तो इनका एल्बेडो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी आइस का सबसे ज़्यादा एल्बेडो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी को रिसीव करता ही नहीं है, वापस वापस भेज देता है। और इस पर जब सल्फर आ जाता है तो और तेज़ी से ये वापस कर देता है। ठीक, सल्फर के क्लाउड्स जो बन जाते हैं कभी कभी इस पर। ठीक है, इसके बाद एनर्जी कौन से शॉर्ट वेव रेडिएशन में आ रही है और वापस किस में जा रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन में जा रही है, इसको आपको जानना है। हाँ, यहाँ क्लाउड जो है ना, क्लाउड पर भी छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स हो जाते हैं ये क्लाउड्स में भी, तो वो भी क्या करते हैं, जो एनर्जी आ रही होती है उसको वापस भेज देते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स में क्या होती है, जो एनर्जी आ रही होती है उसका स्कैटरिंग होता है अलग अलग कलर का। जैसे मैंने बताया कि ब्लू कलर की स्कैटरिंग होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग होती है। ठीक है,
अच्छा, आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा, आपने देखा होगा बरसात के दिन में, वो किसका परिणाम होती है? वो स्कैटरिंग का ही तो परिणाम होता है ना, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग 7 कलर्स जो हैं उन सबका स्कैटरिंग हो रहा है। तो इसी वजह से वो इंद्रधनुष बनता है, स्कैटरिंग की वजह से। इसको शायद विसरण कहते हैं हिंदी में मेरे ख्याल से। इसके बाद आप देख रहे होंगे वेपर है, तो वेपर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को। जैसे मान लीजिए कि जो हीट एनर्जी है, इनको क्या कर लेगा, जो वेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब एनर्जी को अपने पास रख लेगा, स्टोर करके रख लेगा। ठीक। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये वाटर है, मान लीजिए कुआं है, कुछ भी है, पानी का एक सोर्स है, तो ये भी क्या करेगा, जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि एक ही जगह पर वाटर मास, वाटर बॉडी है और उसी के बगल में लैंड मास है। तो जो लैंड मास है ना, वो कम एब्जॉर्प्शन करेगा किसका, इंसोलेशन का, लेकिन वहीं वाटर बॉडी जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा इंसोलेशन का। ठीक। चलिए, अब इसके बाद ये सब लोग जो है एब्जॉर्ब करते रहे, लेकिन शाम के बाद सब लोग अब अपनी एनर्जी को निकालना शुरू करेंगे। ठीक है। और ध्यान रखना है, अलग अलग लैंड मास और अलग अलग जो एरिया है वो अलग अलग हीट अमाउंट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक। अब जैसे कोई माउंटेन है तो माउंटेन बहुत कम करेगा, क्यों, क्योंकि माउंटेनियस एरिया में बहुत ज़्यादा जो आइस क्यूब्स हैं उस पे बने हुए हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा एल्बेडो उसका होगा। जो रॉकी एरिया होंगे, तो रॉकी एरिया में क्योंकि वो इंसोलेशन को ना वो धारण करने की थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, नहीं सॉरी, रॉकी में नहीं होती है, रॉक्स में नहीं होती है। ऐसे एरिया जो मतलब इंसोलेशन को ज़्यादा मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। हाँ, जहाँ पर जैसे आपका मान लीजिए कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन में बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स क्या करेंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे ना, किसको, इंसोलेशन को। ठीक है। क्या, अब जैसे आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा इंसोलेशन का एब्जॉर्प्शन, मतलब सोखने की जो कैपेसिटी होगी वो कहाँ होगी, इक्वेटोरियल रीजन में होगी, सवाना रीजन में होगी, या जो पोलर रीजन है वहाँ होगी। और इनमें से किसका एल्बेडो ज़्यादा होगा, यानी कौन इंसुलेशन को वापस भेज देगा उसी रूप में। ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ये पूरा आपका हो गया चैप्टर का, ये जो अभी तो कह सकते हैं कि ओवरव्यू है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होती है और क्या कारण है कि अर्थ पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया मेरे ख्याल से। तो सोलर रेडिएशन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रीज़न इफेक्ट द इंसोलेशन, कौन कौन से रीज़न हैं जो अलग अलग जगहों पर इंसोलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर उसमें कुछ कमियां हो तो कमेंट करिएगा, और नहीं पसंद होगी तो डिसलाइक करिएगा, और चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।